बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहर बानो आवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि रमज़ान मुबारक आने को है। तो हम भी बात कर लेते हैं रमज़ान मुबारक की। तो अजीम, आपने तैयारियां शुरू कर दी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां तो साथ साथ हैं। आप रोज़ा रखते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ बिल्कुल, और बड़े शौक से रोज़ा रखता हूँ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बड़े शौक से रोज़ा रखते हैं। और रमज़ान की जो एक रौनक होती है, जो खूबसूरती होती है, जो रात के टाइम हम देखते हैं और कि घरों में लाइट्स होती हैं और शहरबानो एक अजीब सी वाइब बनी होती है। और रमज़ान खत्म होने का भी ना एक दुख होता है, लेकिन ईद की खुशी भी होती है। अल्लाह ने तोहफा भी दिया हुआ है ईद की सूरत में। तो आपको बताते चले, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक आज शाबान की 23 तारीख और साल से है 1445 हिजरी, यानी रमज़ान मुबारक के शुरू होने में तकरीबन एक हफ्ता बाकी है। हमारे यहाँ रिवायत ये है कि रुयत हिलाल कमेटी चांद देखती है, उसके बाद तमाम तर मामले को बताया जाता है, ऐलान किया जाता है। और वो भी अक्सर हमने शहरबानो ये देखा, तनाज़ा हो जाता है वहाँ पे भी, जब रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने बैठती है तो उसके ऊपर भी यकीनन तनाज़ा होता है। और पेशावर में तो अक्सर देखते हैं कि उस सूबे में एक आध दिन पहले ही हो जाती है। तो और यहाँ पे भी ये होता है कि नाराजगी हो जाती है अगर कोई टीवी नुमाइंदा पहले बता दे कि इतनी शहादतें आ गई है, चांद नजर आ गए, तो उनको गुस्सा आ जाता है। रुयत हिलाल कमेटी के जो सरबराह हैं वो कहते हैं नहीं मैंने अनाउंस करना है, आपने क्यों अनाउंस किया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम आपको बता देते हैं आज के जनाब मौसमियाती माहिरीन का ये कहना है कि अभी की जो सूरत हाल है, रमज़ान का चांद इस बार 10 मार्च को पैदा तो हो जाएगा, मगर इसके नजर आने के चांसेस बहुत कम है। बिल्कुल 0% है चांद विजिबिलिटी 10 मार्च को। तो इंसानी आंख से तो ये देखना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगले रोज यानी कि पीर 11 मार्च को रमज़ानुल मुबारक का चांद वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। और इसीलिए माहिरीन महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोजा 12 मार्च बरोज मंगल, वाह वाह वाह, बरोज मंगल को पहला रोजा होने वाला है 12 मार्च को, अगले हफ्ते आज के दिन। यानी आप लोग तैयारी कर लें, एक हफ्ता रह गया है। ठीक एक हफ्ते के बाद सब रोजे से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी और हमारे देखने वाले भी। शहरबानों ने तो कर ली तैयारी मुकम्मल, आप लोग भी कर लें। और हम फिर इस टाइम नजर नहीं आएंगे आपको, वो भी एक सीक्रेट है, वो आपको बाद में बताएंगे और हम शायद इफ्तार में आपको नजर आए, आपका साथ दें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेस द पिक्चर की। बिल्कुल, तो कल हमने शहरबानो एक बड़ी जो है मशहूर सियासी शख्सियत, मकबूल सियासी शख्सियत जिनकी पिक्चर दिखाई थी और कहा था अपने नाज़रीन को कि गेस करें। आसान था, मैंने कहा था पंजाब में इनके चर्चे हैं, आजकल बहुत चर्चे हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और बचपन में बिल्कुल कश्मीरी बच्ची लग रही है, बहुत प्यारी माशाल्लाह, और अभी भी वैसे कम नहीं है, खूबसूरती तो है ये आप कह सकती हैं, बिल्कुल मानना तो पड़ेगा। और देख लें, वैसे बड़ी ऑब्वियस था, इसको पहचानना बहुत आसान था, बहुत क्लियर था कि अजीम राना जैसे बंदे ने पहचान लिया। हाँ जी बिल्कुल, मैं हालांकि मैं लोगों को नहीं पहचान पाता हूँ, और मैं तो कई दफा शहरबानों को नहीं पहचान पाता हूँ कि कौन है। और जब मैं ज्यादा मेकअप करके आ जाती हूँ की पिक्चर है। तो आप अब जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिए जी हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हो गए, और बाय द एंड ऑफ द वीक हम विनर अनाउंस करेंगे। अब हम आज की जो पिक्चर है वो दिखाते हैं, तो ये तस्वीर देखें जी और गैस करें कि ये सेलिब्रिटी कौन है। आपको पता चल गया? ये एक्ट्रेस है, मॉडल है। अच्छा, शहरबानो बड़ी तेज है भाई, ये जो इनकी मुझे लगता है बेटी भी को पहचान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनकी एक बेटी भी है। ले शहरबानो, मुझे लग रहा है इस बार तुम हार गई हो सकता है, मैं हार सकती हूँ। मैं कौन सा कह रही हूँ कि मैं 100% ठीक है, तो मैं तुक्के लगाती हूँ, जो तुक्का चल जाता है वो बस चल जाता है, तुक्कों पे सारी जिंदगी कायम है। तो हमारे पाकिस्तानी भी तुक्का लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, आपने बताना है कि ये कौन है और आपने कमेंट करना है। हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर जो कि आ चुका है, आप उस पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक पर बता सकते हैं कि ये कौन है, कौन से एक्ट्रेस हैं, किनके बचपन की पिक्चर है। 3 दोस्तों से फॉलो करवाएं, हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करें, उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉप में होगा। फ्राइडे को आप में से कोई एक खुश नसीब होगा जो जीतेगा इनाम, और वो पाएगा, अच्छा शहरबानो पाएगा वॉशिंग मशीन। यस, रॉयल की वॉशिंग मशीन। बिल्कुल, मैं हर बार ये भूल जाता हूँ। और रॉयल की वॉशिंग मशीन जो सारे दाग धो देती है। तो आपने सही जवाब देना है ताकि आप जीत सकें ये वॉशिंग मशीन। अरे बंदे ना धो दे बस। तो शहरबानो ने तो ये तस्वीर दिखाई आपको, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जी, एक वीडियो क्लिप हमारे पास है, पहले आप वो देखें फिर आप उस पर बात करते हैं। ठीक है।
ओके, तो ये हमारी टीम है लाहौर PSL की, कलंदर्स की लाहौर टीम है, कलंदर्स को बिल्कुल। अजीम राना सपोर्ट कर रहे थे और मैं भी सपोर्ट कर रही थी अपने शहर को सपोर्ट करना हाँ। कोई बुरी बात तो नहीं है और भाई। हारते हुए फिर रहे थे और उसके बाद ये शहर खुशी बात का है, और लम्हा बात मैं क्यों आपको आया? बताऊं, वैसे लाहौरियों के बारे में जो कहा जाता है कि बड़े दिल के होते हैं और कोई मौका नहीं जाने देते खुशी मनाने का। शिकस्त के बावजूद शिकस्त के बावजूद जी बड़े दिल होते हैं हम लोगों के। वैसे लाहौर के अंदर 6 के 6 मैच आ रही और रावलपिंडी में अब एक इनका मैच पॉइंट था कुदरत ने दे दिया। पेशावर ज़ल्मी के साथ, बिल्कुल। तो वो बारिश होना शुरू होगी, बारिश के बाद एक पॉइंट मिला और इस खुशी को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैसे ये गेम खेल रहे थे रॉन्ग आंसर्स ओनली, जिसमें सिर्फ आपने गलत जवाब देना होता वो है। इस तरह बोल रहे थे साहब। हाँ जी बिल्कुल, वो इसलिए सारे गलत जवाब दे रहे थे। और ये सिकंदर रजा साहब हैं जो हैंगर को माइक बना के बतौर माइक सारे प्लेयर्स के पास जा रहे थे, बारी बारी सवाल कर रहे थे। और इसी तरह फखर जमान के पास पहुंचे। फखर जमान सूप पी रहे थे, तो किसी दिन सिकंदर हम भी रजा ने अपने पूछा कि क्यों पी रहे हैं, किस खुशी में ये सूप किसी पी दिन रहे हैं। हम भी अपने बूझो तो जानो में बोलेंगे रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने फिर ये कहा जी कि चूंकि एक पॉइंट मिला है तो इस पॉइंट की खुशी में मैं सूप पी रहा हूँ। खुशी तो बनती है, खुशी बनती है जी, उनकी खुशी बनती है। लेकिन वहाँ पर लाखों फैंस के दिल भी टूटे हैं क्योंकि पाकिस्तानी उम्मीदें कौम वाबस्ता बड़ी थी। उम्मीद लगाती है, क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत है और लाहौर कलंदर्स को बड़ा सपोर्ट किया है। तो लाहौर कलंदर्स ने बड़ी बुरी अजीम, परफॉर्मेंस दिखाई जब है इस बार। लास्ट टाइम या उससे पहले फर्स्ट टाइम जब लाहौर कलंदर्स जीती थी तो सबने बड़ा जश्न मनाया था कि एक अरसे से लाहौर कलंदर्स जो है वो कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद वो जीत ना सकी, लेकिन फिर जीती और लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया, इसको अप्रिशिएट किया। तो खैर अब ये हार जीत खेल का हिस्सा होता है और इसमें मेरे ख्याल से लक भी साथ देती है, लक का लक सिलसिला साथ भी देती होता है। है। लेकिन वो कहते हैं जी कि लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, तो आपको थोड़ी बहादुरी के साथ मैदान में उतर के मुकाबला तो करना चाहिए ना। तो फिर जाहिर है फिर लक भी आपका साथ देगी। मुकाबले से मुझे याद आया कि सियासी मुकाबले की बात कर लेते हैं। सियासी और मुकाबला भी सियासी भरपूर जारी है दंगल भाई। बहुत बढ़ चुका है, सजा हुआ है। मुल्की सियासत की बात करेंगे तो सूबों और वफाक में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है, मगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म को मानने से इनकार कर दिया। इनकार करते हुए तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। खैर अब काबीना की तश्कील का मरहला शुरू होगा। इस बार काबीना कैसी होगी, काबीना में कौन कौन शामिल होगा, क्या इसहाक डार इस बार फिर मईशत को संभाल सकेंगे, इस पर बहस जारी है। मगर इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद को पार्लिमानी महाज पर बड़ा झटका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया है और सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मखसूस नशिस्तें देने से साफ इनकार कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया। सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। बिल्कुल, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अदनान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल और वो यही है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का, आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? तलखी बढ़ेगी, महाजराई बढ़ेगी। पीटीआई को तो उनकी वो जो फॉर्म 45 वाली जीती हुई सीटें नहीं मिली और अब तक जो है वो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन को ख़त्म हुए जो है 25-26 रोज़ हो गए हैं जी। और इलेक्शन कमीशन के लिए लाजमी था कि वो 14 रोज़ में फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता, लेकिन अभी तक नहीं किए। इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ है। और वो रेहाना डार जो हैं सियालकोट से, वो तो कुरान पाक लेकर चली गई इलेक्शन कमीशन के। मैं इस पे हलफ देती हूँ कि मैं जीती हुई हूँ, फॉर्म 45 मेरे पास हैं। ख्वाजा आसिफ कुरान पे हलफ उठा लें कि वो सही मानों में जीते हैं तो मैं उनको सीट दे दूंगी। सही। तो अब ये जब उनको जनरल सीट्स नहीं मिली तो उनको क्या मखसूस नशिस्तें क्या मिलनी थी 25-30। और इसको इलेक्शन कमीशन ने आज तक जितने फैसले किए ज़्यादातर पीटीआई के खिलाफ गए हैं। तो तवक्को यही थी कि वो ये फैसला करेंगे। अब हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट्स में जाएं और इसको चैलेंज करें, लेकिन उस वक्त तक सदर का इलेक्शन हो चुकेगा, उनकी सीटों की तादाद कम होगी तो सदर के इलेक्शन में उनको नुकसान होगा। अदनान साहब, अब आईनी नुक्ता है यहाँ पे, ये अभी अखबार में मैं देख रहा था कि आर्टिकल 51(6) रीड विद सेक्शन 104 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो प्रायर कैंडिडेट लिस्ट जमा करानी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नहीं कराई गई और इसी हवाले से जाहिर है वो फिर उनका क्लेम तो नहीं बनता कि देखिए आइन जो है बालातर है, आइन माँ है तमाम कवानीन की, उसमें से तमाम कवानीन निकलते हैं। अगर आइन और कानून में कोई कंट्राडिक्शन हो तो आइन प्रिवेल करता है और आइन कहता है कि हर पार्टी जिसकी जितनी सीटें होंगी पार्लियामान में उसको उसी तनासुब से मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे सीटें मिलेंगी, तो उन्हें मिल जानी चाहिए थी। लेकिन 2009 में भी ऐसी सूरत हुई थी। केपी में बहुत से कुछ लोगों ने
बाप पार्टी ज्वाइन कर ली। जी, फिर उनको उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिल गई थी। अच्छा, तो वैसे उसका भी हवाला दिया है, उसके बारे में भी बात की हुई है, और लेकिन उसके बारे में जिन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा, बाबर हसन बरवाना साहब जी, उन्होंने ये बोला है कि ऑल्दो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये रेफरेंस दिया है, लेकिन वो इसका कोई ठोस सबूत नहीं दे सकते। फैसला तो खुद इलेक्शन कमीशन का था, तो इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले का भी सबूत चाहिए था। उन्होंने कोई प्ली ली तो थी। अब ये कि हाई कोर्ट में वो है कि आटा गूंदते हिलती क्यों है, उन्हें जितने भी फैसले आए हैं वो इलेक्शन कमीशन के, वो पीटीआई के खिलाफ ही आते हैं, क्योंकि पीटीआई का रियासती इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उनको डिसएडवांटेज रहा। आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन भी नहीं उन्हें करने दी गई, फिर वो अपने पार्टी के नाम से भी नहीं लड़ सके, निशान से भी नहीं लड़ सके, मज़ाक़ खेज़ निशानात उनको मिले, उनके ऑफिस सील अच्छा, हुए, कारोबार सील हुए। ये सारे तो अब ये जहाँ पर पहुँचे हैं, इतने भी तवक्को नहीं थी। कहा जा रहा था कि उनको 30-35 सीटों तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन वो तो 90 सीटें ले उड़े हैं। तो अभी भी बहरहाल वो फाइट करेंगे, अदालत में जाएंगे। अब ये सारे मामले में जैसे आपने कहा कि उनके साथ ये हुआ, उनसे निशान ले लिया गया, बड़ी मुश्किलात में उन्होंने इलेक्शन सारा कुछ कैंपेन्स भी चलाई अपनी तरफ से जितनी भी चला सकते थे। सवाल ये है कि अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से, कि अब हम ये मामला, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है, ये हम अदालत लेकर जाएंगे। क्या अदालत में रिलीफ मिलेगा? अब ये तो अदालत के ऊपर है, मैं स्पेक्यूलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी पोजीशन उनकी मजबूत है। उनके जब दलाइल हुए थे इंतखाबी निशान पे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके वकील अली ज़फ़र ने ये बात चीफ जस्टिस से कही थी कि हमें मखसूस अगर आप निशान ले लेंगे तो मखसूस नशिस्तों में डिसएडवांटेज होगा। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जब ये मामला होगा तो फिर आप हमारे पास आइएगा। तो अब वो वहाँ जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के मुताबिक कोई फैसला करेगी। लेकिन ये कि हालात साज़गार नहीं किन ग्राउंड्स पे ये चैलेंज कर सकते हैं दोबारा अदालत में जाके? कौन सा ऐसा आइन की शिक है कि हर पार्टी को जितनी नशिस्तें उसकी पार्लियामान में होंगी, बिल्कुल उतनी नशिस्तें मिलेंगी। तो उस शिक के तहत वो जाएंगे कि ये हमारा आइनी हक जो है उससे हमें महरूम कर दिया। अभी ये जो 4-1 से फैसला है, जिसमें एक डिसेंडिंग नोट्स है, ये अगेन बाबर हसन बरवाना साहब उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है, और वो भी ये कहते हैं कि सीटें बजाय के जिन पे जो रिजर्व सीट्स नहीं दी गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, बजाय के बाकी जमातों में बांट दी जाएं, रेवड़ियों की तरह। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इसका दिया है कि उसके लिए फिर आईनी तरमीम चाहिए। उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया है जी, ये 51(6)(d) है और आर्टिकल 1063(c) है। डिसेंटिंग नोट है, लेकिन ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। पहले हाई कोर्ट शायद चले जाएं, वो पेशावर हाई कोर्ट हो सकता है जाएं, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जिन आर्टिकल्स को उन्होंने हवाला दिया ना, उन्होंने बोला इसके मुताबिक ये सीट्स वेकेंट रहेंगी जब तक कोई। हाँ, वो तो उनकी राय है ना। सही। एक मेरी राय है, एक आपकी राय है, एक उनकी राय है, एक माहिरीन कानून की राय है। सही। तो एक उनका पहले भी फैसला मौजूद है 2009 में, तो उसकी एक नज़ीर भी मौजूद है। तो अब ये आइन के तहत जो है ये मामला तय होगा। बहरहाल जो इस वक्त मुल्क में माहौल है, आप देखिए ये तो एक इशू है, उसके अलावा भी आप देखें कौमी असम्बली में जो माहौल इस वक्त चल रहा है और जिस तरह एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो ख्याल था कि इलेक्शन के बाद माहौल पुरसकून हो जाएगा, कारोबार मुमलिकत तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा है। अगर इसमें इस्तेहकाम लाना है, इसको स्मूथ तरीके से आगे चलाना है, तो पीटीआई उर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ पीटीआई को कुछ ना कुछ रिलीफ देना पड़ेगा, उनके सिस्टम में अकोमोडेट करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं मानता, ये फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म जो हैं नहीं है। हाँ, तो ये तो है कि मशकूक है मैंडेट जो है, मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ है। एमक्यूएम तो एक भी सीट नहीं जीती हुई। कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि 19 सीटें इनको बस मिल गई हैं इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, बाकी वो कोई भी नहीं। तीसरे चौथे नंबर पे वो थे, किसी के 1800 वोट थे, किसी के उससे भी कम थे। तो ऐसे इलेक्शन जो है अवाम की नज़र, अवाम ने तो मैंडेट सीधी बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ पीटीआई को दिया है, लेकिन बन गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरे लोग जो हैं हुकूमत में आ गए हैं। अब ये अवाम की नज़र में तो इनकी वो क्रेडिबिलिटी और अखलाकी हैसियत कमज़ोर है। अब इन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा अवाम में अपनी साख बेहतर बनाने के लिए और माहौल को ठंडा करने के लिए कुछ पीटीआई के साथ मामलात को सेटल करना पड़ेगा। जब अदनान साहब अक्सरियत ना हो तो फिर आपको लगता है कि डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो लेना ज़रूरी हैं? फिर तो एक जवाब हुकूमत के पास भी मौजूद है ना कि अक्सरियती पार्टी तो है नहीं। देखिए यहाँ पे ज़ियाउल हक साहब भी 10-11 साल हुकूमत कर गए, मुशर्रफ साहब भी कर गए, अयूब खान भी कर गए, तो ये भी कर सकते हैं। अगर हुकूमती मशीनरी के साथ है
अच्छा। तो ये हुकूमत तो कर सकते हैं, बाहर से इमदाद मिलती रहे, क्योंकि असल मसला मीशत का है। बिल्कुल 10 से 12 अरब डॉलर चाहिए, 12 अरब डॉलर जून तक। अगर इनको बाहर के मुल्कों से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, अमेरिका से, IMF से कुछ पैसे मिल गए, कर्जा, मजीद कर्जा, तो काम चलता रहेगा। अगर कर्जा मिलता रहेगा हुकूमत चलती रहेगी। जिस दिन कर्जा मिलना बंद हो गया हुकूमत का तो चलना। फिर PM स्पीच में तो ये बड़ी शानदार बात शहबाज शरीफ साहब ने की कि मिसाक मईशत और मफाहमत तो फिर जरूरी है, फिर तो अपोजिशन को साथ देना चाहिए। हाँ, तो फिर ये भी तो अपोजिशन को कुछ दें ना, ऐसे एक तरफा तो नहीं होता। आप मुझे कुछ दें, मैं आपको कुछ दूं, कुछ लो कुछ दो। जो बड़े सियासत में अल्लाह वास्ते कुछ नहीं होता। बड़े मुल्क वास्ते तो हो सकता है, मुल्क वास्ते होता है, मगर ये कि उसमें आप फिर दूसरे उनके इतने मुकदमात हैं वो ख़त्म करें, उनके ऊपर जो परेशानियां हैं उनको, उनकी औरतें 8-8 10-10 महीने से जेलों में हैं बगैर कोई वो केस। तो लेकिन इसमें जब बड़े बड़े दावे किए गए थे पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से, जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वो सारे दावे कहाँ पर हैं? अब वो काबीना का मरहला आने वाला है। वो कह रहे थे हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, नून लीग वाले, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे 300 यूनिट देंगे। अपनी वजारतें तो बंदर बांट कर ली हैं, ये भी तो बताएं ना कि हमने अवाम के लिए क्या बंदर अदनान साहब, ऐसे वजारतों से याद आया, इसहाक डार साहब वजीर खजाना होने जा रहे हैं। देखें, वो नून लीग वाले तो यही कह रहे हैं, मगर ये कि उनकी शोहरत अब वजीर खजाना के तौर पे इतनी अच्छी नहीं रही है, उनके मसाइल बहुत हो जाते हैं उनके दौर में, तो अब कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक का ज़्यादा वो है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो जिन लोगों को पहले अपने करीब बुलाया उनमें मुसद्दिक मलिक भी शामिल थे, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुसद्दिक मलिक का ज़्यादा चांस लग रहा है। एक्सेप्ट करेगी इसहाक डार को? पीपल्स पार्टी के साथ क्या करेंगे, मतलब उनको एक्सेप्ट करेगी वज़ीर खजाना के तौर पर? नहीं, पीपल्स पार्टी तो काबीना में वो कह रही है आप जो मर्जी बनाएं, हम शामिल ही नहीं हो रहे। वो तो अपने सदर का ओहदा, गवर्नर के ओहदे और चेयरमैन सेनेट के यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाने के लिए, बिलावल भुट्टो को ओहदा लेंगे आने वाले? अभी नहीं, पहले फेज में नहीं। वो देखेंगे कि अगर हुकूमत अच्छी चल पड़ी है, बदनामी नहीं हो रही है, तो फिर शायद अंदर आ जाए। अगर बदनामी हो रही है तो खुद को चाह रहे मजे भी करें और बदनामी भी मोल ना लें। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने मैं वक्त दिया और सारे मामले पर बात की। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और अब आपको बताते हैं कि मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद नया आईनी और कानूनी महाज तो खुला है। 9 मार्च को सदर का इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI ने अभी से सदर और सेनेट के इलेक्शन ना मानने का फैसला कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी डर और खौफ का वक्त अब गुजर चुका है, हम ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना लीडर ने समझौता किया है ना हम करेंगे, ना हुकूमत को चलने देंगे ना पार्लियामेंट को चलने देंगे, बल्कि सबको इकट्ठा करेंगे, पूरी क़ुव्वत और जुर्रत के साथ तहरीक चलाएंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे। सुन्नी इत्तेहाद ने पिछले 4 दिन में कौमी असम्बली में अपने कौल और फेल में ये इस वाज़े भी किया है जिस तरह से उनकी जानिब से एक नारेबाजी की गई, और आने वाले दिनों में क्या होगा इस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है रिजर्व सीट से मुतल्लिक, उस फैसले से मुतल्लिक भी बात करते हैं और सदर के इंतखाबात से मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी मौजूद हैं। कुंडी साहब गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो 2 टोक अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि डर और खौफ का वक्त गुजर गया, पार्लियामेंट और हुकूमत को नहीं चलने देंगे, और जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आया वो तो आपके सामने ही है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दावा कर रही है कि ये नशिस्तें हमारी होनी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं क्यों नहीं चाहिए आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। देखें, कल इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये कहा है कि ये सीटें आपकी नहीं हो सकती हैं, और ये सीटें पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं बल्कि जितनी भी सियासी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं उनके दरमियान जो है वो तकसीम होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले अपनी कोई रिजर्व सीटों की लिस्ट मुहैया नहीं की थी, उन्होंने किसी के नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं कराए थे, उनकी कोई लिस्ट नहीं मौजूद थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो सरबराह हैं वो खुद असाद असीयत से इलेक्शन लड़े थे, उनको अपनी जमात पे भी इतना यकीन नहीं था, और जो है उसके बाद जो है उन्होंने क्या जो है वो जो फॉर्मर PTI का या इंडिपेंडेंट के वो उनके साथ शामिल हुए। तो इस वजह से जो है उनको वो सीटें नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने भी चेक किया था और हमें भी ये बताया गया था कि अगर आप लिस्टें प्रोवाइड नहीं करेंगे और आपके जो है नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं होंगे उसमें, तो उसमें जो है वो हम आपको रिजर्व सीटें आपको नहीं मिल सकती। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये रिजर्व सीटें उनको नहीं मिल सकती, हम उसके मुताबिक कह रहे हैं। साहब, दूसरी बात यह है, यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आईनी नुक्ता भी ये ठीक है कि जो आपने ये बात की कि अगर उन्होंने कोई ही कैंडिडेट की फहरिस्त जमा नहीं कराई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, तो फिर ठीक है उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आईन ये भी कहता है कि जो भी सियासी जमात जिस तनासुब
तनासुब से जनरल सीट्स जीतती है या सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीतती है, उस हिसाब से ही उसमें मखसूस नशिस्तें जाएंगी। तो ये वाली मखसूस नशिस्तें कैसे बटेंगे तमाम सियासी जमातों में? देखें, जब आपकी रिजर्व सीटें बच जाती हैं, और अभी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो लिस्टें नहीं दी और वो सीटें आप खाली नहीं छोड़ सकते, आप उसी पे डिवीजन करके जो है वो करना। अब मुझे फॉर्मर फाटा की 6 सीटें जो है 12 सीटें थी, 6 खत्म कर दी गई हैं जी, ठीक है। तो वो डिलिमिटेशन की वजह से उस कानून के मुताबिक जो वो खत्म हो गई। सही। अब प्रॉब्लम है कि उनको ये पता था, अब देखें हमेशा फॉर्मर पीटीआई को जो है चीज जो है वो प्लेट में हमेशा मिली है, खाना सामने रखा गया, उनके मुंह में निवाला दिया गया, ये मेहरबानी कर लो खा लो, ठीक है। सही। तो अगर वो आप देखें कि उनकी पार्टी की अगर बैन हो रही थी या उनके इलेक्शंस थे या जो चीज उन्होंने इतना इजी लिया था कि उन्होंने कहा सब कुछ हो जाएगा, हमने कुछ करना नहीं है, बस हम कुंडी साहब, लेकिन ये तब हो पाएगा, इसमें जो बाबर हसन भरवाना साहब का डिसेंडिंग नोट है, उन्होंने इसी पॉइंट पर बात की है और उन्होंने ये बोला है कि ये अमेंडमेंट के बाद जो है वो नशिस्तें इस तरह से बांटी जा सकती हैं, तब तक ये नशिस्तें वेकेंट रहेंगी। उन्होंने 7 आर्टिकल का हवाला भी दिया है। देखें उनका अपना डिसेंडिंग नोट अपनी जगह पे है, लेकिन उसके हक में भी तो वो आए हैं ना, तो जो हक में आए हुए हैं तो उसी के भी बात होती है। जब आप देखें फैसला जो है वो ज्यादा किसके हक में है, ये बात। अब माजी में पीटीआई हम पे ताने देती थी कि जो नैब के चेयरमैन है वो आप लोगों ने भर्ती की है, आप लोगों ने लगाया था, हम क्यों उस पर करें। तो आज हम उनसे सवाल करते हैं कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था? उन्होंने नहीं लगाया था, हमने नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इससे बेहतरीन शख्स हमें नहीं मिल सकता, किस सूरत नहीं मिल सकता। कुंडी तो साहब, उन्होंने एक फैसला किया है, अगर उनको एतराज है वो अदालत या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुंडी साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती और सेनेट इलेक्शन को भी मानने से इनकार कर दिया है, तो ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि सदारती इलेक्शन मुतनाज़े हो सकता है, आसिफ अली ज़रदारी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो ना माने तो फिर क्या, इसका मतलब है कि उनके वो मानेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। उनका जमहूरी हक है, वो लड़े। उन्होंने महमूद खान जैसी को अपने कैंडिडेट बनाया हुआ है। अगर वो पार्लियामेंट को नहीं मानते, अगर वो जो है वज़ीर आज़म को नहीं मानते, सदर को नहीं मानते, तो ना माने ना। किसने कहा कि आप माने? हमने कोई, अगर वो कहे कि हमारे पार्टी का कोई शख्स आ जाएगा तो हम मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो ये छोटे बच्चों वाली बातें छोड़े, इसी वाराना अपोजिशन का रोल अदा करें। आज अगर हमें भी एतराज़ात होंगे, बाकी जमातों को भी एतराज़ात होंगे, इनको भी एतराज़ात होंगे, आए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, उन चीज़ों का रास्ता रोकें जो आज हमें मुश्किलात हुई हैं। अगर ये 5 साल रोना धोना करेंगे, 5 साल यही नारे शारे लगाएंगे, तो अगला इलेक्शन भी आ जाएगा, फिर अगला इलेक्शन भी इसी तरीके से होगा। कुंडली साहब, मसला सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं है ना, क्योंकि एक दूसरी सूरत में देखें तो एक तकड़ी अपोजिशन तो है पार्लियामेंट में। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी इनके साथ मौजूद है। तो अगर ये सियासी जमातें मिलकर बायकॉट करते हैं सदारती इंतखाबात का या सेनेट इलेक्शंस का, तो फिर क्या सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है? कोई मुख्तलिफ नहीं, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा। तो देखें, अगर आप अगर देखें तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो जो नंबर्स हैं, जो कि हमारे पास रफली हमारे पास 400 प्लस नंबर्स हैं, उनके पास है 200। सही है। हमारे पास उसके सेनेट के इलेक्शन में भी आपके पास नंबर गेम देख लें, किस किस पार्टी पास कितने एमपीएस हैं, उसी के मुताबिक आपको सेनेट की सीटें मिलनी है। अगर वो बाइकआउट करते हैं तो मैं तो जमहूरी जमात नहीं होंगे। प्रॉब्लम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये है, अब वो कह रहे हैं हम डर और खौफ। आपको किसने डरा है? हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में रोल प्ले करें, किसने आपको खौफ में रहे? और दूसरी बात यह है कि इनके जो फॉर्मर पार्टी है पीटीआई, उनके 5 फ्रेंचाइज हैं। एक बंदा निकलता है जेल से, वो कहता है मुझे ये पैगाम दिया गया है, दूसरा निकलता है मुझे ये पैगाम है। पहले खुद तो इकट्ठे हो जाए ना। 5 बयानात आते हैं दिन में। अच्छा। हर किसी के पास एक पैगाम होता है। 5 फ्रेंचाइज, भुट्टो ने भी कहा है कि ऑपोजिशन के साथ मामला बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैसे मुज़ाकरात की मेज पर आएगी? देखें, माजी में भी ये रहा, इन्होंने अदम एतमाद हुआ, शोर शराबे किए, लॉन्ग मार्च किए, क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने ही उस वक्त की पीडीएम की जमातों को राजी किया और इनके साथ डायलॉग्स करवाए और इनको टेबल पे बिठाया, और इन्होंने फिर उसके बाद जो 9 मई किया तो टॉक्स जो है वो सबोताज हो गए। लिहाजा हम कहते हैं आज भी एक मजबूत अपोजिशन है। आया पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम दे। अगर शोर शराबा करेंगे, हुकूमत अपने बिल्स लाएगी, जो कुछ करना चाहती है वो पेश करेगी, यस यस होता रहेगा, ये नारे मारते रहेंगे, वहाँ पे यस यस होके मंजूर होते रहेंगे। वो आपके प्रोग्राम में आकर बैठेंगे, जी ये ज्यादती हो गई, ये। जब आप अपना रोल नहीं प्ले करें पार्लियामेंट में, तो हुकूमत की तो आसानी होगी, आराम से बिल लाएंगे, उसमें कोई किसी को एतराज नहीं होगा और बोलेंगे बस पास। नहीं सर, इस बार तो लग रहा है कि तगड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। कुंडी साहब, ये कहिएगा कि सदर के उम्मीदवार तो सामने हैं, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का कोई फैसला हुआ पीपल्स पार्टी का?
देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त वो मजबूत उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, लेकिन इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने करना है कि साहब इत्तलात तो ये आ रही है कि चेयरमैन सेनेट के लिए साबिक जो वज़ीर आज़म थे निगरान अनवारुल हक काकड़ साहब को लाया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी क्या उनको लाने में इस पर साथ देगी? फिलहाल तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपके जराए से खबरें होती रहती हैं। जब हमारी मुज़ाकराती टीम थी उसमें भी आप कह रहे थे कि हम काबीना में आ रहे हैं, 3 साल नून और 2 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी। तो ये चीजें चल रही हैं। जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो ये रूमर्स वगैरह जराए से खबरें वगैरह चलती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं सेनेट के। यूसुफ रजा गिलानी साहब इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और इस सिचुएशन है सदारती इंतखाबात को लेकर, सेनेट के इंतखाबात को लेकर, उससे मुतल्लिक अपना जो ओपिनियन है वो रखा। और बिलखसूस अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नशिस्तों को लेकर, उससे मुतल्लिक भी बात की। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो इलेक्शन के बाद सियासी मंजरनामा क्लियर होने लगा है। हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आने वाली हुकूमत और पार्लियामेंट मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना मौसर और भरपूर किरदार अदा करेगी। मुल्की मसाइल हल होंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि 76 बरस गुजरने के बावजूद इस निज़ाम से ना तो हमारे मसाइल हल हो सके और ना ही आवाम के मयारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा। हाँ, एक फ़र्क ज़रूर पड़ा, आवाम की मुश्किलात कम नहीं हुई। जी बिल्कुल, और ये मुश्किलात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ती जा रही है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। गैस और बिजली के भारी भरकम बिलों ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। सूरत हाल सबके सामने। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है जी कि कई अशरों के बावजूद ये निज़ाम मुल्क के मसाइल के हल में मौसर साबित क्यों नहीं हो रहा? क्या मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में रहते हुए मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं, या पार्लिमानी निज़ाम आवाम को रिलीफ फराहम करने में मददगार साबित हो रहा है? क्या इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है? अगर इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है तो मुमकिन मुतबादिल निज़ाम क्या हो सकता है? यकीनन जमहूरी निज़ाम ही वो होगा। बिल्कुल, और इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमने शहरियों की राय ली है और शहरियों ने इस बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मौजूदा दौर के अतबार से मैं नहीं समझता कि ये हमारा जो जमहूरी निज़ाम है, ये निज़ाम हमें जो है वो मुतमईन कर पाएगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ निज़ाम है। इस पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम सही चलने वाला निज़ाम है वो कुरान और सुन्नत का निज़ाम है, और यही अबदी निज़ाम है और यही शुरू से निज़ाम आया है। और इस निज़ाम के ज़रिए से जहाँ तक ये दुनिया में जिस कोने में भी ये निज़ाम है, उस निज़ाम में इंसान को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है, इंसाफ भी दिया और उसका वक़ार भी बुलंद किया है। पार्लिमानी निज़ाम का मकसद ये होता है कि आवाम की भलाई में कोई यानी काम हो। कोई ऐसा काम आवाम की भलाई में नज़र हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो पार्लियामेंट में जाने के बाद आवाम के ऊपर रिजल्ट आया, उसका आउटपुट हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये जो हमारा मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है ना, इससे तो आवाम को ना रिलीफ मिला है ना मिलेगा। ठीक है, इस पार्लिमानी निज़ाम से तो बेहतर सदारती निज़ाम अगर हमारे मुल्क में हो तो वो सबसे बेहतर है। आवाम भी खुश होगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन ये जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है ये बिल्कुल फलाप है, बिल्कुल आवाम के हक़ में ये बिल्कुल ये सही नहीं। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसमें इनजस्टिस की जो है ना एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। और जो ये सेटअप आया है इसमें भी हमें बिल्कुल बिलीव नहीं है कि ये आवाम को कोई रिलीफ दे पाएगा। बुनियादी ज़रूरियात जो आवाम की हैं, बुनियादी जो आवाम के राइट्स हैं, जो आइन में सेक्शन 9 से आर्टिकल 9 से 28 के में जो दिए गए हैं, वो हुकूमत कभी भी किसी सूरत में आने वाली जो हंग गवर्नमेंट है जो एक मिल के बनाई जा रही है, किसी सूरत में पूरी नहीं कर सकती। सबसे पहले हमारा एजुकेशन का कोई हालात नहीं है, ख़ास तौर पे ये तो अपर पंजाब है ना, इधर हर वक्त कैमरे की आंख देख रही है। आप जनूबी पंजाब में चले जाएं, वहाँ कोई एजुकेशन का कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है, वहाँ पे इलाज नहीं है, मेडिसन नहीं है अस्पतालों में। ये कल की बात है, मेरे मामू का मतलब हमने ऑपरेशन कराया, सारा कुछ हमने बाहर से प्राइवेट मतलब अफोर्ड किया है। मेरे ख्याल में पार्लिमानी निज़ाम सही नहीं है और फ्यूचर में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये सही भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में सदारती निज़ाम अगर आ जाता है तो बेहतर होगा। मुल्क के मसाइल तो सिर्फ सदारती निज़ाम से ही हल हो सकते हैं। पार्लिमानी निज़ाम जो है वो दबे हुए तबकों को मज़ीद दबा रहा है और अफराद और चंद शख्सियात को भरपूर उनकी नशो नुमा करता, उनको मज़ीद तवाना कर रहा है ये निज़ाम। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये निज़ाम इंतहाई फेल साबित हुआ है और इसका अल्टरनेट और जो बेहतर सलूशन है
पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में वो सिर्फ सदारती ही निज़ाम हो सकता है। निज़ाम होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए, जिस तरह अमेरिका में है, बरतानिया में है। ये पाकिस्तान का निज़ाम को निज़ाम नहीं है, इसको हम नहीं समझते निज़ाम। जिसको मैंने वोट दिया है वो तो आया ही नहीं पार्लियामेंट में। तो जी लोगों की राय हमने जानी है और ज़्यादातर लोग जो है वो सदारती निज़ाम की बात करते हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी भी एक वजह है और वजह यही है कि पार्लिमानी निज़ाम में उस तरह से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, जिसकी वायद वो कह रहे हैं कि जी अब इसके बाद कोई मुतबादल और निज़ाम होना चाहिए। तो पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, है दोनों ही जमहूरी निज़ाम, जमहूरियत बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो हम तो यही कहते हैं जी कि जो भी निज़ाम हुकूमत आए वो आए जिसमें आवाम को रिलीफ मिले, आवाम खुशहाल महसूस करें और जो सही मानों में आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करें। बिल्कुल, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। तो जी सियासत की बहुत बात हो गई, अब कुछ बात खेल की कर लेते हैं और क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला जारी है, रावलपिंडी का महाज है, मैदानों में छक्कों चौकों की बरसात है, विकेटें उड़ाई जा रही हैं। टॉप 4 में जगह बनाने की जंग अब तेज़ हो चुकी है। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। PSL 9 के 20 मैचेस जो हो चुके हैं और 20वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त देकर अपने नाम किया। पहले यूनाइटेड के बैटर्स ने ज़ल्मी के बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई, 197 रन का टारगेट दिया। फिर यूनाइटेड के बॉलर्स ने ज़ल्मी की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। कप्तान बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ी 18 रन पर ढेर हो गए। PSL 9 का 21वां मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, कोयटा ग्लैडिएटर्स नंबर 2 9 पॉइंट्स के साथ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी 7-7 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, तजिया ले लेते हैं। पाकिस्तान विमेन टीम की माया नाज ऑलराउंडर हैं आलिया रियाज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने होम ग्राउंड का भरपूर फ़ायदा उठाया, पहले शानदार बैटिंग की, फिर बॉलर्स ने अपना रंग दिखाया और 18 रन पर ज़ल्मी की आधी टीम पवेलियन वापस भेज दी। ज़ल्मी की हार्ड हिटिंग बैटिंग लाइन क्यों फ्लॉप हुई? बात के बॉलर्स को क्रेडिट जाता है इस बात का, रन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, 197 रन्स इस बैटिंग ट्रैक पे जो है वो इजीली चेज हो सकते थे। अभी एक ही पार्टनरशिप लगी थी उनकी तरफ से, नसीम शाह, हुनैन शाह और रुमान रईस, स्पेशली उनके बॉलर्स को क्रेडिट दूंगी जिन्होंने कल इस तरह की बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस दी हैं। अच्छा आलिया साहिबा, ये कहिएगा कि बाबर आजम की जब हम बात करते हैं, नो डाउट के दुनिया के बड़े प्लेयर हैं और PSL 9 में भी अब तक के टॉप स्कोरर हैं, मगर वो बतौर कप्तान कामयाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेजेंड साबिक क्रिकेटर उन्हें कप्तानी छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ये कहते हैं कि बाबर आजम में कप्तानी की सलाहियत ही नहीं है, तो बाबर आजम कामयाब कप्तान साबित क्यों नहीं हो सके? मैं मुतफिक नहीं करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारी कैप्टन भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। वो प्लेयर बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनको पूरी दुनिया मानती है, नंबर 1 है वो, और PSL में भी जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं सब उनको उनके लिए जो है वो अच्छा सोचते हैं और उनसे उम्मीदें भी हमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कैप्टनसी करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, बट वो मुल्क के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये परफॉर्म तो अच्छा कह रहे हैं। अच्छा आलिया साहिबा, आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी में टकराएंगे, किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको? मुल्तान सुल्तान बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रही है शेप में, और मुझे तो लगता है वो अनबीटन रहेंगे। और मुल्तान सुल्तान्स का पलड़ा बिल्कुल भारी है और जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तीनों ही डिपार्टमेंट जो है वो इनके टिक है। बैटिंग उनकी देखी जाए, बॉलिंग देखी जाए, इवन फील्डिंग की बात की जाए तो वो तीनों में ही जो है वो डिपार्टमेंट में जो है वो टिक कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैटर्स, उनका कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली वो बहुत ही ज़बरदस्त है, चाहे वो बैटिंग का है चाहे वो बॉलिंग का है। तो उनकी जो, मैं इस बात का क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को भी दूंगी जिन्होंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त पिक किए हैं और उनकी टीम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अलग शेप में नज़र आ रही है। और बिल्कुल जब भी वो ग्राउंड में उतरते हैं तो ऐसा लगता है कि ये टीम जो है वो इनको जो है बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो है वो मार देगी। अच्छा आलिया साहिबा, ये बताएं कौन सी 4 टीमें फाइनल 4 में देख रही हैं आप? बिल्कुल जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैचेस है, T20 है, कुछ भी हो सकता है। कोयटा की टीम भी बहुत बैलेंस लगती है मुझे, और PSL में अगर देखा जाए तो 2 टीमें ये वाली जो है मुझे बहुत बैलेंस लग रही हैं। इवन इस्लामाबाद की टीम भी जो है वो बहुत तगड़ी है और वो काफ़ी टाइम बाद क्लिक की है। अगर जिस तरह से ये इस्लामाबाद की टीम है, इनका भी कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये भी बहुत डेंजरस साबित हो सकती है आगे। और मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो टॉप पे जो है वो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान्स एंड कोयटा जो है वो मेरे टॉप पे जो फेवरेट जो है वो जा रहे हैं।
सुल्तान सुल्तान एंड कोयटा ग्लैडिएटर, बिल्कुल ठीक परफॉर्मेंस से तो यही लग रहा है। आलिया साहिबा, PSL 9 में आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर कौन है? PSL 9 में मुझे वैसे जिसकी परफॉर्मेंस पसंद आई है वो उस्मान की पसंद आई है। बैटिंग में उन्होंने जिस तरह से 100 की है, और उसके अलावा मुझे सऊद शकील की भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है। रिज़ा हैंड्रिक्स की परफॉर्मेंसेस मुझे पसंद आई हैं। बाबर आजम तो नंबर 1 हैं ही और हमारे फेवरेट हैं ही। तो ये 3-4 बैटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और बॉलिंग में देखा जाए तो बॉलिंग में मुझे जो न्यू आए हैं जो उनमें उसामा मीर जो है वो मुझे बड़ा उन्होंने इम्प्रेस किया, क्योंकि लेग ब्रेक बॉलर का इस तरह से बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसामा मीर को और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर्स में जो है वो मुझे उनकी बॉलिंग जो है वो बड़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। वो उनकी बॉलिंग में एक कंसिस्टेंसी है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है और जो कि एक क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि बड़े जो इंस्पायर किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आलिया रियाज साहिबा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त PSL की जो सूरत हाल है उससे मुतल्लिक अपना तज्जिया तो दिया, साथ ही साथ थोड़ी पेशन गोइयाँ भी की और जो प्लेयर्स टू वॉच हैं उससे मुतल्लिक भी उन्होंने बताया। तो सऊद शकील, बाबर आजम इस वक्त इनके फेवरेट जा रहे हैं बैटिंग लाइनअप की। जब हम बात करते हैं शहरबानो, आपके प्लेयर कौन से फेवरेट हैं? पाकिस्तान में PSL में पूरे PSL प्लेनेट अर्थ पे इस वक्त कोई भी नहीं है, कोई प्लेयर फेवरेट नहीं है, ये कोई माइंड में नहीं आ रहा। नहीं मुझे कोई पसंद नहीं सच में। बाबर आजम? अच्छा, मुझे नहीं। फखर जमान? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे कभी कभी फखर जमान बहुत पसंद आ जाते हैं, कभी क्योंकि वो जब धोना शुरू करते हैं ना, और मुझे तो वर्ल्ड कप में उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो किया, हाँ, मुझे शाहीन पसंद है। शाहीन ने जब अफगानिस्तान के खिलाफ धोते हैं ना, हाँ मजा आ जाता है। शाहीन मुझे पसंद है। सही है जी। तो ये PSL के मैचेस हो रहे हैं जी, और आई एम श्योर कि हमारे जितने नाजरीन हैं वो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें, भरपूर अंदाज में सपोर्ट करना भी चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो टीमें बाहर हो गई हैं, खैर परेशानी की बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और नसीम शाह भी पसंद है। शहरबानों को सोचने पे थोड़ा याद आ रहा है कि कौन सा बोलेगा फेवरेट। अब ऐसा कोई फेवरेट नहीं है कि बस जिसको मैं स्टॉक करूं, जिसको मैं जाके देखूं वो कैसा खेल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। हाँ, नसीम शाह नंबर 1 और उसके बाद शाहीन। क्या बात है। तो हम क्यों ना इसमें अपने नाज़रीन को भी शामिल करते हैं कि आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, आप वहां पर कमेंट करें कि इस बार PSL 9 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं हमारे। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर तो फिर आता ही रहता है स्क्रीन पर, वो भी आपके पास है, उसमें भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो आपकी राय को भी हम शामिल करेंगे, और साथ ही साथ आपकी राय देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें भी पता चलता है कि अवाम जो है वो कितने शौक से देख रही है PSL को, और अवामी राय क्या चल रही है। और PSL बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के इमेज के लिए। पाकिस्तान में वैसे आप देखें तो मामलात और मुश्किलात और मईशत के मामलात बड़े ख़राब हैं, तो एक ऐसा एंटरटेनमेंट होना चाहिए बिल्कुल जो आपके दिमाग को चेंज करे, जो आप घर जाएं और आप सुकून से टीवी पर मैच लगा कर देखें और सारी चीज़ों को भूल जाएं, बस मैच को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय करें। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। क्रिकेट तो ऑल टाइम फेवरेट है ना, क्रिकेट के साथ तो क्या कहते हैं दिल जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के। किसी आप वहाँ पर जा रहे हैं ना, किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पर बाकायदा फ्लैक्सेस लगी हुई हैं और बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। इतना ज़बरदस्त लोग जिस तरह से बैठ कर एंजॉय कर रहे थे, पूरी पूरी फैमिलीज वहाँ पर आई होती हैं और वो पूरे उस सारे मंजर को एंजॉय कर रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। लेकिन हम सब अच्छा, मेरा प्लान था इस बार के जब मैचेस लाहौर में हो रहे थे ना, मेरा बिल्कुल के स्टेडियम में जाके देख सकें, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि वो फिर हम नहीं देख सके। तो कोई नहीं, बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम कि जब नेक्स्ट टाइम PSL 10 सीजन इंशाल्लाह जब होगा और लाहौर में होगा तो ये जाके मैचेस जरूर देखेंगे। और ज़रूर वैसे अभी तो कराची में और रावलपिंडी वगैरह में चल रहा है, तो ये सारे सिलसिले तो चलते रहेंगे, मैचेस होने चाहिए। पाकिस्तान के इमेज के लिए छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। तो नाज़रीन, मुस्तकबिल के बारे में वैसे तो कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, लेकिन माहिरीन इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात की रोशनी के अंदर कुछ ना कुछ पेशन गोइयाँ करने में कामयाब रहते हैं। तो ये पूरा जो महीना है मार्च का, ये कैसा रहेगा, कौन कौन से सितारों की चाल किस मखसूस अंदाज में रहेगी, कौन से लकी होंगे, कौन से बेचारे अनलकी रहेंगे, तो ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट दाऊद अहमद साहब। वेलकम करते हैं आपको दाऊद साहब। बताएं कि किस तरह से रहेंगे पूरा महीना, मार्च का महीना सितारों के लिए कैसा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फिर हम मार्च का महीना तो पाइसेस से स्टार्ट कर लेते हैं। रिवर्स जा रही है। पाइसेस का महीना देखते हैं जनाब, पाइसेस बुर्ज हौत वालों का जो महीना कैसा रहेगा। 20 फरवरी था, 20 मार्च डेट ऑफ बर्थ, और जिन लोगों के नाम का आगाज दाल और चे से होता है वो भी इसको देख सकते हैं। और इनका जो मिराज का दिन वैसे लकी होता है, और 3 और 7 नंबर लकी होते हैं।
अभी हम इनकी स्टोरी बता देते हैं। पाइसेस वालों की मार्च के महीने की स्टोरी क्या रहेगी? क्या है? तो मार्च के महीने की 3 और 7 लकी नंबर है जिनका। स्टोरी ऑफ द मंथ क्या है जी? स्टोरी ऑफ द मंथ ये है कि इनको प्रेशर नहीं लेना चाहिए अपने मामला से मुतल्लिका। बहुत सी चीज़ें माइंड में आएंगी, बहुत से मामलात होंगे जिनको करना चाह रहे हैं जी। और लोग इनके मामलात को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये प्रेशर ना ले बल्कि अपने मामलात को बड़े जानफशानी से तय करें, क्योंकि नेगेटिव लोग लेग पुलिंग हो सकती है ना इनके साथ। रिलैक्स रहे। इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अपने मामला से मुतल्लिका लॉजिकली फैसले करने चाहिए और टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। यहाँ पे ये इस महीने में ये भी सोचेंगे कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी का भी कोई प्लान आएगा इनके माइंड में और बहुत से आइडियाज आएंगे। सफर पेश आ सकता है। माइंड में आएगा कि ये हो जाएगा? नहीं, माइंड में तो हर वक्त आता है। हर चीज जो माइंड में आती है उसके बाद ही उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सफर आपने कहा है, सफर इंग्लिश वाला या उर्दू वाला? सफर आपको पता है उर्दू वाला भी होता है, इंग्लिश वाला भी है, मगर दोनों सफर में सफर करना पड़ता है। ये पूछ रही हूँ कि इनको इंग्लिश वाला करना पड़ेगा या उर्दू वाला? नहीं जी, उर्दू कह रहे दोनों। फिर सही है। अब स्टार्ट एरीज। एरीज से अब स्टार्ट। एरीज बुर्ज हमल वालों का कैसा रहेगा जनाब? मार्च का महीना और जिन लोगों के नाम का आगाज अलिफ, लाम, आइन और छोटिए ये उनसे होता है। इससे भी बाज़ का लोगों को अपने डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो फिर नाम के आगाज से देख लेते हैं। तो एरीज वालों के जो है मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या बनती है वो देख लेते हैं टैरो कार्ड की मदद से। एरीज बुर्ज हमल वालों के मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ क्या रहेगी? हाँ जी, बहुत सॉलिड किस्म के फैसले हो रहे हैं एरीज वालों के। पैसे आएंगे काफी ज्यादा। एरीज वाले अमीर हो रहे हैं। अगर कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जरूर करें और एनर्जेटिक नजर आते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आती है। दूसरा ये कि 2-3 डिसीजन होंगे इनके, बड़ा डिसीजन भी कर रहे हैं और ख़ासकर ये इस महीने की 3 तारीख और इसके 21 डेट में भी काफ़ी चीज़ें होंगी। कुछ मामला से मुतल्लिका डबल माइंडेड है, खासकर रिलेशन से मुतल्लिका मामला में, तो वहाँ एरिस वाले वहाँ ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो मामला हैंडल हो जाएंगे। प्रेशर तो रहेगा फैमिली से रिलेटेड मामला से, लेकिन इनको हैंडल करना आता है। ओवरऑल ये इस मंथ में मिक्स दालों का सदका अगर कर लें मंगल वाले दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन, तो उससे स्टार्स की नेगेटिविटी भी इनकी और क्वांटिटी कितनी भी हो दाल की 1.25 पाव दाल का सदका जो है इनके लिए बेहतरीन रहेगा। सारी दालें मिक्स करके वो सदका कर। अगला टॉरस जी। तो टॉरस वालों की जो है कैसी एनर्जी रहेगी मार्च के महीने तो टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ कार्ड्स की एनर्जी में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कार्ड्स भी दिखा दूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि वो चाहती है हमारी बहन के मैं टॉरस की नहीं चाह रही मैं सबकी चाह रही हूँ। टॉरस की मार्च के महीने की एनर्जी कैसी रहेगी? अच्छा जी, नई बिगिनिंग है, नया आगाज़ है, नई शुरुआत है और बड़े पॉजिटिव तरीके से आगाज़ करेंगे ये इस महीने का। और इनके कोई दोस्त अहबाब इनकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त होगा, वॉक करेंगे, इनकी हेल्थ बेहतरीन होने जा रही है। दी लवर्स लोग इनसे मोहब्बत करेंगे, इनसे प्यार करेंगे। क्या बात। तो टॉरस वाले जो है इस महीने अपने प्यार को पा सकते हैं क्योंकि एस ऑफ कप कामयाबी मिल सकती है। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव नजर आते हैं। एक बात का एहतियात करना है कि अपनी दिल की बातें शेयर नहीं करनी और अपने तक रखें। दाऊद अहमद साहब ये तो सबको ही करना चाहिए, अपनी दिल की बातें नहीं कुछ खास होते हैं जिनको करनी भी चाहिए, तो उनसे अच्छा मशवरा मिल जाता है। इस जमाने में है कोई सबसे बेहतरीन माँ बाप होते हैं, आपका कोई बड़ा होता है, मेंटोर होता है, जिनसे आप बात करके उनसे अच्छी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो टॉरस को भी चाहिए कि वो किसी से गाइडलाइन लें या किसी से भी नहीं, वो जाएंगे। खबरें ऐसी बड़ी बड़ी खबरें, क्योंकि यहाँ पे खबरों वाला कार्ड है, राब्तों वाला कार्ड है, ताल्लुकात वाला कार्ड है और यहाँ पे ये देखें एनर्जी में ये है कि ये बड़ों के पास जा रहे हैं, उनसे मशवरा भी ले रहे हैं। रिश्ते की बात तो नहीं, रिश्ते की बात उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई तो वो भी करियर के लिए जाया जा सकता है। तो देखते हैं जनाब जेमिनी वालों का जो है महीना कैसा रहेगा, कैसी एनर्जी नजर आती है। मंथ मार्च का महीना जेमिनी के लिए बिल्कुल मार्च कैसा रहेगा? मार्च का महीना जेमिनी वालों के लिए स्टोरी ऑफ द मंथ तो बड़ा पॉजिटिव नजर आते हैं। ये बड़ों के पास जा रहे हैं? नहीं, ये यहाँ पे बड़ों की बात नहीं, यहाँ पे है कि आप अगर घर में हैं
तो आपकी अहमियत को गर्दाना जाएगा। आप अगर किसी फैमिली का हिस्सा हैं तो आपके फैसलों की अहमियत होगी। बड़े बड़े फैसले आप की हैं, आप इस महीने में कामयाबी की है आपके पास, आप लोगों को अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, आपने लोगों का इनका वो नहीं साथ दे रहे बताया, हैं। इनके नाम और नहीं बताए कि पहले हर्फ कौन कौन से हैं। जेमिनी वालों का मेरे पास जो नाम का अदद है वो जनाब है काफ, काफ, ठीक है। दोनों काफ। ये क्या है ये नाम का अदद जिसका कामरान, नहीं जिनका नाम नाम का आगाज से हो रहा है, आगाज जिनसे होता है, जैसे कामरान, लेकिन जेमिनी तो इसके अलावा भी कई लोगों का होगा ना। जेमिनी की बात नहीं है, वो कह रहे हैं जिनका नाम भी है ना काफ से, दोनों काफ से, उन पे भी ये चीजें लागू उनके भी ये चीजें लागू होती है। देखिए सही, बात सही। लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, ठीक है, नहीं याद रखते, और जिनके नाम का आगाज यहाँ से होता है उनके ऊपर भी ये एनर्जी जो है ठीक है, ये बात हो गया। मुझे लगा कि शायद मखसूस सिर्फ जेमिनी के अलावा जिनका नाम का पहला जो वो भी इस चीज को देख सकते हैं, स्टार्स की एनर्जी को देख सकते हैं। अच्छा, कुछ नेगेटिविटी आएगी, खासकर ये अपने बिजनेस से मुतल्लिका इनके, तो उस नेगेटिविटी को जो है ये प्रेशर नहीं ले, और मामलात से मुतल्लिका ये कुछ बड़ा फैसला नहीं करने की पोजीशन में हो सकते, लेकिन क्योंकि ये जो करना चाह रहे हैं इसमें कर ही लेंगे। कुछ यहाँ पे इनको कुछ विर्द कर लेना चाहिए, आयत करीमा का, जिस तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द। कैंसर। अच्छा जी, देखते हैं जनाब कैंसर वालों का जो है महीना कैसा रहेगा और कैंसर वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है। कैंसर जिनके नाम का आगाज जो है फे और हे से होता है, तो कैंसर वालों के मार्च के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है, कार्ड्स क्या कहते हैं। तो कैंसर वाले बड़े ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक नज़र आ रहे हैं। अच्छा। आगाज़ बड़ा ज़बरदस्त है, कामों में मदद है, मोहब्बत से मुतल्लिका चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। थोड़ी सी मायूसी खासकर रात के वक्त या शाम के वक्त आ सकती है, शायद किसी का इंतज़ार हो और वो इंतज़ार पूरा ना हो रहा, लेकिन फजूल खर्ची से परहेज़ करें, ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं इस महीने इन्होंने करनी, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अखराजात में इजाफा हो सकता है और चेंजिंग है, बड़ी तब्दीली है। बड़ी तब्दीली के लिए ये नया बिजनेस या नया काम का स्टार्ट करने का आगाज भी कर सकते हैं, मगर पॉजिटिव नजर आते हैं, बहुत पॉजिटिव नजर आते हैं जी। लियो बुर्ज असद सितारा वालों के क्या मामलात रहेंगे, और जिन लोगों के नाम का आगाज मीम और टे से होता है उर्दू में, ठीक है, तो देखते हैं जनाब टे से किसका नाम टिम्मी होता है। अच्छा, एनर्जी होती है, कोई भी रख सकता है प्यार से जो है ना, अपने छोटे छोटे कैटों के नाम लियो सर। तो लियो वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ कैसी नजर आती है, मार्च के महीने की लियो वालों की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है, कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जनाब बड़ी बड़ी खबरें इनको मिल रही हैं मार्च के महीने में। अच्छा, सफर भी पेश आ सकता है। सफर वो वाला जो उर्दू वाला ट्रैवल। अच्छा, और दूसरा सेकेंडली ये कि इर्द गिर्द के लोगों से एहतियात और मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पे भी लेग पुलिंग का खतरा है, और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। आपने जो भी काम करना है उसके लिए एनर्जी आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डायरेक्ट बात करें जिससे आपको फायदा होगा, दरमियानी बात ना रखिएगा लियो वाले। ओके, वर्गो। अच्छा, विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो वालों की एनर्जी कैसी नजर आती है। तो यहाँ पे नाम का आगाज पे और गैन गानिया, पे से परवीन, तो नाम भी अब आपको बताएंगे, तो कुछ भी यानी इस नाम से एग्जांपल। तो विर्गो वालों के महीने की, मार्च के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है, विर्गो मार्च के एनर्जी कैसी नजर आती है। अच्छा जी, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा मार्च के महीने में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और ये चेंजिंग ऐसी है कि यहाँ पे अगर इन्होंने थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया तो मामलात ख़राब हो सकते हैं। एहतियात करनी चाहिए इनको। ओवरऑल कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की होंगी, मगर उदास हैं, नेगेटिव हैं, कामों में डिले है, इसके लिए इनको प्लानिंग करनी चाहिए और रूहानी तरीके से अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। सूरह फलक और सूरह नास अगर पानी के ऊपर दम करके पिए तो बेहतर रहेगा। लिब्रा, तो लिब्रा वालों के मामलात कैसे रहेंगे, लिब्रा के लिए आती है, कैसा रहेगा मार्च। हाँ जी, यहाँ पे रे, ते और तोए, यहाँ से मैं उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर हमारे इंग्लिश में बताया जा सकता है, तो ताकि उसको तो जी। तो लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ दी मंथ मार्च के, जी तलहा जी, लिब्रा वालों के मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती, कार्ड्स क्या
नजर आते हैं। एक तो ये सोच विचार कर रहे हैं, मेडिटेशन करना चाहिए, सोच विचार कर रहे हैं। इनके पास एक नई डील या नई ऑफर आ रही है, सही है, अच्छा। जिसके ऊपर ये सोच विचार करेंगे और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, काम बहुत करना पड़ेगा। मार्च के महीने में इनको कामों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी। बड़ी बड़ी खबरें हैं, राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है। अगर लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, क्योंकि इनके लिए ये महीना खरीदो फरोख्त के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और हालात का प्रेशर लेने की बजाय इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इन्होंने क्या फ़ैसला करना है। उस क्लैरिटी के मुताबिक फ़ैसले करेंगे तो ये जो डबल माइंडेड थोड़ा सा महसूस करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। स्कॉर्पियो जी, तो स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब खतरनाक नहीं, अक्सर मीडिया के जो लोग हैं वो स्कॉर्पियो वालों के होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, स्टार वाइब होती है, पानी की तरह बह जाते हैं, वाटर साइन होता है क्योंकि इनका, और इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी छठी हिस्स बहुत तेज होती है। तो स्कॉर्पियो वालों के जो है मार्च के महीने की एनर्जी क्या है, स्कॉर्पियो मार्च के महीने की एंड पे मैंने आपका और आपका भी मार्च का महीना बताना है। तो आप इंतजार, इतना टाइम आप रख लीजिए। स्कॉर्पियो के मार्च के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो मार्च के महीने में बहुत से मामला से मुतल्लिका जो है वो सोच विचार कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनके सामने मौजूद हैं जिनको इन्होंने ठीक करना है। उसकी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है ठीक करने की, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। और जो पहले परेशान थे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वो उनका जो बैलेंस है सिस्टम, अपना माली मामला और रूहानी मामला, सारी चीज़ों में बैलेंस हो जाएगा और सुकून और किसी पूर्व अफजा मुकाम की तरफ भी जा सकते हैं, किसी बड़े काम की तरफ जा सकते हैं जी। सुकून मिल रहा है, माली मामला सेटल होते नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो के। अब सेजिटेरियस जान लेते हैं, जिनके नाम का आगाज फे से होता है, फखर और फरवा, फरहीन। अच्छा जी, तो देखते हैं जनाब सेजिटेरियस वालों के मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ। फखर जमान जी जनाब PSL देख रहे हैं आप। अच्छा जनाब, आप लोगों के सेजिटेरियस वालों के मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है? कामयाबी बिल्कुल आपको मिलेगी। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप, कामयाबी। और करना चाहिए आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए आपको अपनी तगोदो को बढ़ा देना चाहिए। कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, लेकिन खासकर महबूब से बचना चाहिए। महबूब से जालिम महबूब से मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। महबूब आप किसी लड़की से धोखा मिल सकता है, इनको लड़के को भी तो मिल सकता है, लड़की से धोखा मिल सकता है, लड़की को लड़के से, दोनों को मिल सकता है। लेकिन माली मामला बड़े जबरदस्त हो जाएंगे, हालात में बेहतरी होगी। दी सन का कार्ड भी मौजूद है, सन का कार्ड मौजूद है जी। कामयाबी और स्टार्स हैं। अच्छी कैप्रिकॉन वालों के मार्च के महीने की एनर्जी क्या नजर आती है? तो जनाब मार्च का महीना बहुत ज्यादा काम आए हुए हैं, प्रेशर है, आप अपनी सेहत के इश्यूज है, अपनी सेहत के इश्यूज को सॉल्व करना है। ज्यादा काम आपकी सेहत को खराब कर सकती है और बड़ी चीजें बेहतर होंगी, कामों में मदद आएगी, आसानियां होंगी, नई शुरुआत है और दोस्त अहबाब पैसे दे रहे हैं, कामों में मदद दिलाव भी मौजूद है। एक्वेरियस, ये दोस्त अहबाब लिए हुए पैसे वापस दे रहे हैं या उधार दे रहे हैं? नहीं जी, ये पैसा अगर आपके स्टार्स की पोजीशन स्ट्रांग है तो दिए हुए भी मिल सकते हैं और आपके अपने भी मिल सकते हैं। एक्वेरियस कहते हैं दुआ से, मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले मिल जाता है। एक्वेरियस वालों के मार्च के महीने की स्टोरी ऑफ द मंथ क्या नजर आती है? तो जज्बा, बैलेंस, बहुत कुछ करने का डिटर्मिनेशन, तो ये आप करेंगे। तुलबा तालबात के लिए बड़ा जबरदस्त एजुकेशन के मामला, तुलबा तालबात के लिए बड़ी स्ट्रांग रहेंगे, कामों में मदद होगी और जनाब यहाँ पे भी आपको कामयाबी मिल रही है। व्हाइट कलर इस मंथ में आप इस्तेमाल करें, व्हाइट कलर का इस्तेमाल। अच्छा, नींद, वक्त पे सोएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अजीम राना का बता दें। तो जनाब मेरा क्या बता दें? क्या बता दें? आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा? हाँ, मार्च का महीना कैसा रहेगा? पूरा नाम क्या बोलते हैं आप? मोहम्मद अजीम तारिक। मार्च का महीना आपका कैसा रहेगा? इंशाल्लाह हमारे पास 1.5 मिनट है, आपने बिना बताना। जी, जब अप्रैल आएगा तो फिर हम पूछेंगे आपसे। मोहम्मद अजीम तारिक का 3 कार्ड से मार्च का महीना कैसा रहेगा? तो जनाब काम आप जो करना चाह रहे हैं इसमें आप बेहतरी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मजीद बेहतर हो सकते हैं, आपको पता है।
और इसके ऊपर आप काम करेंगे और अपने माली मामलात को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए मार्च के महीने में तगोदो मेहनत और जिद्दोजहद जारी रखेंगे, जिसका आपको फ़ायदा होगा। आप जो अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें और कमी कोताहियां पूरी कर रहे हैं। बिगिनिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन बाद में बेहतरीन हो जाएगा। बाद में बेहतरीन हो जाएगा। क्या बात है, मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। शहरबानो अबान जी, शहरबानों का मार्च का महीना कैसा नजर आता है? 3 मंथ भी है। अच्छा चले, स्पाइसेस। अच्छा जी, नहीं जी, यहाँ पे हम नाम की एनर्जी लेते हैं, तो इसलिए नाम की एनर्जी भी जो है वो बहुत शहरबानो अवान का मार्च का महीना कैसा नजर आता है। तो जनाब आप एक बात है कि आपके ऊपर जब भी प्रेशर आता है ना, आप प्रेशर लेती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि आपने बहुत सारे काम करने हैं मार्च के महीने में, इतने ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो आपको ना एक क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी है कि मैं कर सकती हूँ। आपको ये पावर अल्लाह ताला ने अंदर से दी है, क्योंकि यही क्लैरिटी आपको कामयाब करती है और आप ज्यादा से ज्यादा काम करती हैं, वर्किंग करती हैं, टेलीफोन राब्ते। इस महीने में आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेशन, राब्ता और सिलसिले बढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त आपने बताया, और मेरे बारे में तो आपने बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था वैसे इतने कम वक्त में आपने जो गुफ्तगू किया, कुछ कर सकती हूँ, तो मैं अभी जो है ना ब्रेक ले रही हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत काम है जी, ब्रेक लेते। तो जनाब, पाकिस्तानी बच्चे कुदरती सलाहियतों से माला माल हैं। खेल हो, तालीम हो या ज़िंदगी का कोई भी मैदान, ये पाकिस्तानी बच्चे हर जगह अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना जानते हैं। आज जिस काबिल फ़ख्र बच्चे से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, इनके अकाउंट को अगर देखा जाए, टिकटॉक को देखा जाए, और तो बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने बड़ा कुछ कर लिया हुआ है। अच्छा, इनके बारे में शर्मानो कहा जाता है कि टिकटॉक ने ना इनिशियली इनके अकाउंट को ब्लॉक किया सिर्फ इस वजह से कि कम उम्र है, लेकिन फिर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक सक्सेस स्टोरी है। फिर इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आज 12.5 मिलियन इनके जनाब सब्सक्राइबर्स हैं। 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब का डायमंड बटन हासिल कर चुके हैं। कम उम्र तरीन बच्चे हैं, यूट्यूबर है पाकिस्तान के। 1 करोड़ 25 लाख। 11 साला मूसा तनवीर। मूसा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सुनो पाकिस्तान ने मुझे अपने शो में बुलाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतना कॉन्फिडेंट, माशाल्लाह। यही वजह है इतने मिलियन। मूसा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन स्टोरी भी है हमारे लिए। तो मुझे ये बताएं कि ये ख्याल इनिशियली कैसे आया इतनी कम उम्र में कि जी मुझे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? अच्छा, हम लोगों ने आज तक ये सोचा नहीं था कि हम लोग यूट्यूब पे आएंगे या कुछ ऐसा सीन, हमें कोई ऐसी चीज़ का पता ही नहीं था, ऐसे कुछ ना। तो एक दिन ऐसे हुआ कि ना हम लोग, आपी और मेरी जो बड़ी बहन है ना, जिसका मैंने आपको बताया, आपी और एक जमजम होती है छोटी बहन आपकी। जमजम इतनी इंटरेस्टेड है तो वो अपने खेल में होती थी, लेकिन जो आपी और मैं थे, हम लोगों को शौक था। किसी को देखा आपने? किसी बहुत सारे लोग थे, हम लोग सोशल मीडिया ऐप्स देखते थे, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे, हमें भी मज़ा आता था, हम भी कहते थे हम भी ऐसे वीडियो बनाए। तो फिर आपने उसके बाद ले लिया इनिशिएटिव? तो ऐसे ही हुआ, आप ही कहती मेरी कि आओ वीडियो बनाती हूँ, आपकी वीडियो बनाऊंगी, पहले मेरी बनाओ। मैंने कहा ठीक है, बना लेते। तो उसके बाद जी मैं, आप ही की वीडियो बन गई, मैंने कहा आप ही मेरी भी बना दो। आप ही कहती नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया। मैंने पापा से कहा, कल न्यू ईयर था, मैंने पापा से कहा पापा कल चलते हैं हम न्यू ईयर पार्टी पे, ठीक है, वहाँ पे जाके हम लोग वीडियोस बनाएंगे काफ़ी सारी। पापा ने कहा ठीक है, हम लोगों ने बनाना शुरू की, पापा को बहुत मजा आया। अच्छा। क्योंकि जो पापा के अंदर पुरानी एक चीज़ थी ना, एंजॉय किया उन्होंने भी टाइम। जी, तो उन्होंने बनाई, उन्हें काफ़ी मज़ा आया। तो वो दिन और आज का दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह। इस सारे दौरानिए में कितना वक्त लगा आपको ये 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स करते हुए? 4 साल। 4 साल। अच्छा, लेकिन अब आप किसी को कहते हैं ना कि आप किसी का चैप्टर 30 जो है वो अपने चैप्टर 1 के साथ नहीं मैच कर सकते, तो 4 साल की मेहनत है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है। अच्छा, यूट्यूब पे हर बंदा चाहता है कामयाब। मैं चाहती हूँ मैं यूट्यूब पे कामयाब हो जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं कभी शुरू करती हूँ, व्यूज़ आते हैं, फिर छोड़ देती हूँ। क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे आपके व्यूज़ आएंगे और आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे? ये बात है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर एक वो चीज़ नहीं है, वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने डेली काम करना है, मेहनत करनी है, जॉब की तरह लेना है इसको। जी। और
इसकी कोई ट्रिक नहीं है ऐसी यूट्यूब की कि आप ये करोगे, ये चीज़ करोगे तो आपकी वीडियो वायरल बस कुछ भी हो सकता है, कोई वीडियो भी जा सकती है, उसके बाद फिर जी आपके आप मामलात भी मेहनत होते हैं। करते रहो, खुद ब खुद आगे जाओ। ये बहुत अच्छी बात की है मूसा आपने। अब ये बताओ कितने घंटे डेली काम करते हो? डेली 3 to 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स शूट करते टाइम और बाकी बिहाइंड द कैमरा 14-15 आवर्स। और ये 7 days अ वीक है, 7 दिन करते हो 7 days आप? तो नो आप रेस्ट? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास। जब डॉलर्स आते हैं तो रेस्ट करने को दिल नहीं करता। नहीं वो डॉलर्स तो बाद में आना शुरू है ना, पहले तो पता बात था। ये है कि भाई उस मेहनत उम्मीद की। के साथ मेहनत करना कि मैंने एक दिन ये कमाना है। बहुत मोनेटाइजेशन अच्छी बात कितने है। अरसे में होगी थी? मोनेटाइजेशन हम लोगों ने चैनल देखो, हम लोग जैसे हम किसी और प्लेटफॉर्म पे काम करते थे हम, और पीछे पे ना नहीं हम लोग बस यूट्यूब पे ना हमने वीडियोस लगा के छोड़ दी थी, हमें कुछ नहीं पता था यूट्यूब के बारे में। लेकिन एक दिन मेरी मामा ने, जो हमारा बिहाइंड द कैमरा सारा काम करती हैं, एडिटिंग का ये सारी चीजें। अच्छा, मामा बाबा दोनों बिहाइंड द कैमरा पूरा सारा team काम। work है। पूरी टीम वर्क है, पूरी फैमिली ये काम करी। सही, वेरी गुड थिंग। तो मामा ने देखा हमारी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे लोग हमें, ठीक है, और हमने देखा इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें तो यहाँ काम करना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ से काम करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना हमें कामयाब किया कि आज हम इस मुकाम पर हैं। तो स्टडी को और इसको मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि आपकी छोटी बहन भी पढ़ रही होगी, बड़ी बहन भी पढ़ रही होगी, आप भी पढ़े होंगे। काफ़ी मुश्किल है इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि हम लोगों ने शूट भी करना होता है, फिर काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं जो हमने मैनेज करनी होती है, ट्यूशन ये वो। तो स्कूल लेकिन पढ़ाई और काम चल रहा है ना साथ साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे ये बताओ कि आप लोग डेली व्लॉग्स बनाते हो या कोई और खास किस्म का कंटेंट तो बनाते हो? व्लॉग्स हम नहीं बनाते। अच्छा, स्टोरीज बनाते हैं। स्टोरीज होती है मोटिवेशनल, बच्चों के लिए एक सोशल मैसेज होता है। अच्छा, एक मैसेज कोई इंटरनेशनल ब्लॉगर था आपके ज़हन में बच्चा, उसको आपने देख के सोचा? नहीं, कोई हम लोग ऐसे जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करते जाओ, वीडियोस आती रहती हैं, कुछ स्टोरीज आ जाती हैं, ये वो। तो कितना अभी तक कितने पैसे कमा लेते हैं मंथली आप? ये मैं मोटिवेशन के लिए अंदाजन बता दें। मैं इस चीज पे ध्यान नहीं रखता। बड़े तेज हैं आप। मेरा काम नहीं सच्ची में बाबा ने पक्का समझाया हुआ है। इस बाबा ही ध्यान देते होंगे, ये मूसा को देते नहीं। मेरा अच्छा काम मूसा, है ये बस बताओ कि एक- आपके जो एज ग्रुप के या आपसे कम उम्र के बच्चे इस वक्त आपको देख रहे हैं, इवन बड़े ही, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई काम छोटा नहीं होता। एज डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। आप कोई भी काम करना चाहो आप कर सकते हो, लाजिम नहीं है आपको बड़ा होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपको वो होना चाहिए। ज़बरदस्त, गुड लक मूसा, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, मज़ीद बड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और सबके लिए ये है कि हिम्मत मत हारे, काम करें तो अल्लाह बेहतरी करते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। तो छोटे से बच्चे से इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली है, तो अजीम कहा जाता है ना कि मोटिवेशन कहीं से भी मिल रही हो ले लें। इतनी अच्छी बात आपने की, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो नाजरीन, नौजवान किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करते हैं। UNDP के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान तबका रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की कुल आबादी में से 64% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, जबकि 29% ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान है। तो किसी मुल्क में नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद यकीनन उस मुल्क का असासा साबित हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये नौजवान तबका इस वक्त शदीद मायूसी का शिकार है और हर कोई बैरून मुल्क जाने की कोशिशों में लगा हुआ। और हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ जो है वो गई हैं नौजवानों के पास, उनसे सवालात कर रही हैं, तो उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। कि वालिदैन बचपन से ही बच्चों के जहनों में डालना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। क्या वाकई ही ऐसी बात है? आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा? हमारे यंगस्टर्स क्या सोचते हैं? हमने सोचा कि आज हम यंगस्टर्स से बात करते हैं कि क्या वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा और इसके बारे में वो क्या समझते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा? वो हाथ खड़ा करेंगे। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? दुनिया अब ग्लोबल जो है वो फील्ड्स को एक्सेप्ट कर रही है,
उसी चीज़ को प्रमोट कर रही है। ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप पाकिस्तानी बच्चों से या तालिब इल्मों से आप पूछते हैं कि क्या आपको वो तमाम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो दौरे जिद्दत के साथ आपको पैरेलल लेके चल सकें, या उस दुनिया के अंदर आप अपने आप को मनवा सकें या कुछ नया कर सकें, तो ऐसा नहीं है। ना इक्विपमेंट्स उस तरह की हमें मिलती हैं, खुसूसन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक खला भी महसूस होता है, उस चीज़ की कमी भी महसूस होती है। आपने अभी तक कोई जॉब की कहीं? मैं चूँकि लॉ स्टूडेंट हूँ तो मैं फर्म में ज्वाइन किया था मैंने लतीफ़ खोसा साहब के चैम्बर में, और अभी मैं उससे वहाँ से मैंने ब्रेक ले लिया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको लगा कि बहुत अच्छा है, या फिर आपको लगा कि पाकिस्तान छोड़ के आपको कहीं और जाना चाहिए? मेरे स्टिल उस वक्त भी लगता था और अभी भी यही लगता है कि पाकिस्तान से बेहतर ऑप्शन आपके पास वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए? मैं बिल्कुल सिकंदर की बात से एग्री करूँगा कि जब रियासतें अपने शहरियों को कुछ जो उनके हकूक़ हैं वो प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाती हैं, तो शहरी और ख़ासकर नौजवान जिनके अंदर ये तगो दो करने की हिम्मत होती है और जिनके अंदर सलाहियत होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे, जबकि वो इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि आजकल ग्लोबली बढ़ने के चांसेस हैं, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी। तो जब एक नौजवान इन सारी चीज़ों को देखता है और उसकी कंपैरिजन में देखता है कि उससे अगर आधी मेहनत वो दूसरी जगह पर करता है तो उसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है ये ख्वाहिश पैदा होती है कि इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। दूसरी सतह के ऊपर जब आप देखते हैं कि क्या मुल्क आपको वो तमाम चीज़ें सहूलियात मुहैया कर रहा है जिसके आप टैक्सेस अदा कर रहे हैं। जब मैं जामिया पंजाब के अंदर आया था तो हमें रोटी मिलती थी 5 रुपए की, आज वही रोटी हमें तकरीबन 25 रुपए की मिल रही है या 20 रुपए की मिल रही है, और ये सिर्फ 3 साल का जो है स्पैम है। और इसके अंदर अगर हम अपने वालिदैन की तनख्वाहों का या अपनी पॉकेट मनी का हिसाब लगाएं तो वो शायद इसके मुकाबले में 5 या 6% इंक्रीज़ हुई होगी। तो जब हम इन सूरत हाल को देखते हैं कि हमारे अखराजात दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रेशो से बढ़ रहे हैं और जो हमारी इनकम है, ये जो हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्टैगनेंट है, तो हमें लगता है कि फिर यहाँ पर इस मुल्क में जो बयानिया बनाया जा रहा है कि मुल्क छोड़कर भागो या पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तो इसमें जो है बहुत हद तक हकीकत है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए? जी, मैं हसीब की बात जो हसीब ने की उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ, जो उन्होंने इकॉनमी पे पॉइंट उठाया कि किस तरीके से 3 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी के सालों में जो हमारा तालिब इल्म का दौर था उसमें हमने नोटिस किया कि जब हम पहले साल से इस साल में जो फ़र्क आया है हमारी कीमतों में और जो फ़र्क आया है हमारे अम्मा अब्बा की तनख्वाहों में, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक चीज़ कॉन्स्टेंट है और दूसरी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और पहलू पर रोशनी डालना चाहूँगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में हमें लगता है कि इंटेलेक्चुअल यानी कि इल्मी बहुत खपत है, यानी कि हमें लगता है कि अगर हमें इल्म के मैदानों में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल एवेन्यूज़ में आजकल दुनिया क्या पढ़ा रही है या इल्म में कितनी जिद्दत पैदा हो रही है, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान में इन सब्जेक्ट्स में एवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं देखूं कि मुझे लॉ में एक्सप्लोर करना है या मुझे लॉ बेस्ट सीखना है तो मेरे जहन में पाकिस्तान में रहने का ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मुझे पता है कि अगर मुझे लॉ बेहतरीन किस्म का सीखना है तो मुझे यूके जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉमन लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यूके से मिलेगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी बात से एग्री नहीं करते? मैं इनकी बात से डिसएग्री करता हूँ। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर एक आज़ाद शहरी हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आप यहाँ पर एक आज़ाद शहरी हैं, कम से कम आपको वहाँ पर जाकर वेस्ट की गुलामी तो नहीं कर रहे कि आप वेस्ट की सोच के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ी है, या आपको ये करना पड़ा है कि आप वेस्ट की उस जो सरमायादाराना निज़ाम है उसके अंदर रहकर आपको काम करना पड़ रहा है। हमें नज़र आता है कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर ना अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप छोटे छोटे बिजनेस कर सकते हैं, अपने आकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। आपको सिर्फ वो जो आपका दिमाग है ना, वो जो महदूद हुआ हुआ है, उस दिमाग को आपको वसी करना है तो आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इनकी बात से एग्री करते हैं? प्लीज़ आप। मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो जुमला आप अदा कर रही हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ये इटसेल्फ एक बड़ा डिप्रेसिंग और होपलेस जुमला है। हमें लगता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हुए आपको अपनी जो सोच है ना उसको रियलिटी से लिंक करने की ज़रूरत है। हम मेरे से पहले जो मुकर्रीन आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रखा, बाहर जाओगे बाहर बड़ा ग्रूम कर जाओगे, वहाँ की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, यहाँ की इकॉनमी नहीं अच्छी। हमें बात समझने की ज़रूरत है कि कोविड के बाद ना अब दुनिया की इकॉनमी बड़ी फ्लक्चुएशन आई है। दुनिया के अंदर अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओगे, एक सुनहरा ख्वाब दिखाया जाता है आपको। हमें लगता है कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए यहाँ पे जितनी स्पेस एग्जिस्ट करती है बाहर की दुनिया में नहीं करती। बाहर की दुनिया इतनी कंजस्टेड दुनिया है कि वहाँ जाके आपको अपना नाम बनाने के लिए, वहाँ जाके काम करने के लिए बहुत एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी। वहाँ जाके कोई प्लेट में रख के आपको कुछ नहीं देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी बात से कौन एग्री करता है? प्लीज़ आप वो बोलेगा। जी, मैं कुतुब और आयशा की बात से बिल्कुल उनकी हिमायत में बोलता हूँ। पाकिस्तान के अंदर दुनिया के जो 10 टॉप ममालिक हैं जिनके अंदर चीपेस्ट आपको एजुकेशन मिल सकती है, वो पाकिस्तान उनके अंदर है। आप आज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाएं, जो भी सरकारी हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर चल जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल की आपकी 1 लाख रुपए भी जाके फीस बनती है।
इंजीनियरिंग के अंदर चले जाएं, वहाँ पर भी ऐसे है। मैं यहाँ पे लॉ कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, मेरी यहाँ पे 5 साल के अंदर जो सम टोटल मेरी फ़ीस बनेगी वो 1 लाख भी नहीं बनेगी, उससे भी कम के अंदर। आप कंसीडर करें कि आप आज एक बाइक नहीं ले सकते, लेकिन मैं 5 साल की एजुकेशन जो है वो 1 लाख से भी कम के अंदर ले रहा हूँ। यस प्लीज़, ओवर टू यू। मैं इन तीनों की बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती है जिनको हम खुद अवेल नहीं करते। और सबसे पहली बात यह है कि ये ना हमारा माइंडसेट है, हमें बचपन से एक चीज़ हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, तुम्हें ना तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी, ना ही तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू है। तो ये हमारे दिमाग में एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो बचपन से कर रही है। हमारे जहन में एक बात होती है कि अगर हम यहाँ 4 साल की डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना और हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर जॉब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस अरसे के दौरान हम कोई भी किसी भी तरह की जॉब करने की, फ्रीलांसिंग करने की या कोई भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते। हम गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो हमें जॉब्स ऑफ़र करे। जब हमें कोई जॉब्स नहीं मिलती तो हम एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि हाँ वाकई कुछ नहीं रखा। यस प्लीज़। आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से यूथ जो है वो किसी भी कौम की तरक्की का एक अहम किरदार अदा करती है। तो लेकिन अगर आप उसके जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं तो वो फिर किस तरह क्यों इस मुल्क के अंदर रहे। मेरा खुद भाई है, उसने सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ने उसे वो डिग्री प्रोवाइड की है, लेकिन पाकिस्तान उसे जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहा। आज जब वो मार्केट के अंदर गया है तो उसकी बिल्कुल ही माइन्यूट सी पे दी जा रही है। तो क्या अगर उसको बाहर ये मौका मिल रहा है कि वो एक ज़्यादा अमाउंट में पैसे कमा सकता है तो मेरा ख्याल के मुताबिक उसे वो जाना चाहिए। मुझे ये मतलब इनकी बात बहुत पसंद आई है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जो हमारी यूथ है वो जिसको चाहती है वो उसको भी नहीं ला सकती, अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकते। तो इस पर कोई और बोलना? मैं इनकी बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको आज़ादी नहीं दी जाती, या बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, या फिर मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती। हमें लगता है कि अगर हम वेस्ट को देखें, वो देखा जाए तो तरक्की के मेयार पे बहुत ऊपर है, लेकिन वहाँ पे भी आपको किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं मिलती। हमें लगता है कि वहाँ पे अगर कोई मुस्लिम जाके अपनी कोई चीज़ प्रैक्टिस करने लगता है या कोई हिंदू जाके अपनी चीज़ प्रैक्टिस करने लगता है, उसके ऊपर बहुत सैंक्शंस लगाई जाती हैं। वहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाके अपने राय का इजहार करना। हमें लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी प्रोवाइड की जाती है। अगर हम आज बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हमें लगता है कि इससे बड़ी आज़ादी किसी यूथ को दी नहीं जा सकती। और ये भाई बहुत गुस्से में आ रहे हैं, प्लीज़ इनको बोलने का मौका दिया जाए। मैं इनकी बात से ना सिर्फ इख्तलाफ रखता हूँ बल्कि शदीद इख्तलाफ रखता हूँ। वजह ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर जाके आपने सिस्टम को चेंज करना है और फिर आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जाके आप उनका गुलाम बन जाएंगे, तो ये जो सिस्टम बना है आप बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ये सिस्टम आपने खुद बनाया और आपका अपना बनाया हुआ सिस्टम है? ऐसा नहीं है। ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं आपने उन्हीं से ही बोरो की हैं और वो भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। लेकिन इनकी दो वो गलत बातें जो कि ये एक तो हमारी बातों को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आपके प्रोग्राम का नाम है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर नौजवान जो है वो वाकई नफ्सियाती तौर पर स्टेबल नहीं है, वाकई यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन क्या नाम है, इसका मतलब कतई तौर पर नहीं है कि यहाँ पर अगर 100 नौजवान रहते हैं तो 100 के 100 नौजवान उठ के बाहर चले जाएँ और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि आप अपने नज़रियात के अंदर अगर चेंजेस लेके आएँ, अगर आप क्या नाम है यहाँ पर लोकल मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश करें जिसमें आपकी हुकूमत का भी लेना देना होता है, अगर आपकी हुकूमत उस चीज़ को शेप करने में किरदार अदा नहीं कर रही जो कि आप भी सोल्यूशन दे रहे हो, तो हाँ यहाँ पर नौजवान कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मसले तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन मकसद ये है नौजवान का कि आज उसने अपने लिए सेल्फ स्टैंड भी होना है, उसने अपनी फील्ड को एक्सप्लोर भी करना है। हम कुतुब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि हाँ आप वहाँ पर जाएं और कुछ सीख के वापस आ जाएं, चलो ये भी अच्छी बात है, तुम्हारी हुब्बुल वतनी है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि वहाँ पर जाएं और वहीं पर हमेशा रहें। अगर आपको रहना पड़ता है वहाँ पर जाकर क्योंकि आपको यहाँ पर अगर हालात नहीं दिखते तो भी आपकी चॉइस है। प्लीज़ ये कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो अपने साथी हैं इनकी बातों से 2-3 सतूहात पर इख्तलाफ करूँगा। एक तो इन्होंने हक़ाइक़ को मसख़ करके बताया कि इन्होंने कहा कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो माशी ज़रूरत है, इन पे इनका सिर्फ एक पॉइंट था कि कारोबार पाकिस्तान में आसान है। जब हम ट्रिब्यून की रिपोर्ट देखते हैं 15 जनवरी की, तो वो कहते हैं कि 90% जो कारोबार हैं जो शुरू होते हैं स्टार्टअप्स वो पाकिस्तान के अंदर फेल हो जाते हैं। तो ऐसे मुल्क को तख्लीकी और जो कारोबारी सरगर्मियाँ उनके लिए कब्रस्तान तो कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि आप वहाँ से बहुत ज़्यादा उभरेंगे। आपकी 400 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उनके अंदर आपकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, आप कहते हैं आपकी एजुकेशन चीप है। फिर कहते हैं जी इमोशंस की बात करते हैं, आगे कहते हैं जी कि आपकी ना फैमिली से बड़े दूर हो जाते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मैं आज भी फैमिली से दूर हूँ। दुबई से मैं जल्दी घर पहुँच जाता हूँ बजाय इसके कि मैं लाहौर से घर पहुँचूँ। तो अगर आप यहाँ पर हमारे पास ना कंपैरेटिव की डिबेट एग्जिस्ट करती है। एक तरफ है कि मैं अपने माँ बाप को सिसकता हुआ बिलकता हुआ देखूँ, मेरे पास बाप के जो इलाज के माँ के इलाज के पैसे नहीं है, मेरे छोटे बहन भाइयों के पास
खाने पीने की अशिया कम पड़ रही हैं और मैं इस मुल्क की इस खातिर कहूँ जी हुब्बुल वतनी मैं यहाँ पर रहूँगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम यंगस्टर्स ने इसको बेहतर करना है और हमने मिलकर काम करना है, हमने मुस्तकबिल बनाना है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें चाहिए कि हम छोटी कंट्रीज़ को देखकर अपने मुल्क को बेहतर बनाएं। अब तक के लिए इतना ही और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। तो जी ये है आजकल की नौजवान नस्ल की सोच और देयर इज़ नो डाउट कि एक ब्रेन ड्रेन मौजूद है और ज़्यादातर जो नौजवान नस्ल है वो ये चाह रही है कि जी वो मुल्क से किसी तरह चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें, तो हालात बेहतर हो, जहाँ पर हालात बेहतर हो। बहरहाल हुकूमत को वक्त इस पर काम करना चाहिए और एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। तो अब बात करेंगे पाकिस्तान के उस सेगमेंट की जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। सुनो, हमारी जान है पाकिस्तान और हम इस सेगमेंट में रोज़ाना की बुनियाद पर यही कोशिश करते हैं कि अनएक्सप्लोर्ड जगह अपने नाज़रीन को दिखाई जाए, लेकिन आजकल हम ऐसी जगहों को शामिल कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड हैं लेकिन निगलेक्टेड भी हैं और लोग यहाँ पर ज़्यादातर अब विजिट नहीं करते। हमारे बचपन में याद है कि हम लोग बहुत घुमा फिरा करते थे और स्कूल्स के ट्रिप ज़्यादातर यहाँ पे जाया करते थे। तो एक बार हम रिवाइवल मोड में आए हैं ताकि अपने लोगों को दिखा सकें ये हमारा कौमी विरसा है और यहाँ पर जाएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने छुट्टी का दिन यहाँ गुजारे। मौसम आजकल और हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और करीब करीब भी आपको बहुत अच्छी तफरीह मिल सकती है। तो आज हम सैर करवाने जा रहे हैं मकबरा जहांगीर की। जी शहनशाह जहांगीर मुगलिया बादशाहों में मुनफरिद हैसियत का हामिल हुक्मरान, जिसने बेशुमार खूबसूरत इमारतें तामीर कराईं, बिलखुसूस दिलकश बागात बनवाना उनका मनपसंद मशगला था। कुदरती हुस्न का दिलदादा शहनशाह जहांगीर कश्मीर के खूबसूरत खित्ते की सयाहत के दौरान ही राहिए मुल्के अदम हुआ और लाहौर के करीब इलाके शादरा में उसकी तदफीन हुई। मलिका नूरजहां ने अपने मरहूम शौहर की कुदरती हुस्न से रग़बत को मद्देनजर रखते हुए वहां एक खूबसूरत मकबरा तामीर कराने का फैसला किया। मकबरा जहांगीर अपने अंदर एक दुनिया समोए हुए है। मकबरे का जादू दाखिली दरवाजे से ही शुरू हो जाता है। चारों इतराफ में दीवार के साथ कमरे बनाए गए हैं। मकबरा जहांगीर 2 बड़े बागात और मुतादिद छोटे बागीचों से आरास्ता है। कब्र एक बुलंद चबूतरे पर वाक़े है। कब्र का ताबीज़ संगे मरमर का है और इस पर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है। मकबरे के चारों कोनों पर हसीन मीनार नस्ब हैं। सिख अहद में इस इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा, ताहम आज भी ये इमारत काबिले दीद है। मजार के चारों जानिब संगे मरमर की जालियां लगी हुई हैं। बागात को सैराब करने के लिए आबपाशी का भी उम्दा इंतजाम है। मकबरे के 100 फीट ऊंचे मीनारों से लाहौर शहर का खूबसूरत नजारा किया जा सकता है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में मकबरे की सयाहत के लिए आते हैं। तो जी आई एम श्योर आप सबने ये पसंद की साइट और यहाँ पर ज़रूर जाएं पहली फुर्सत में। फ़िलहाल मुझे और शहरबानों को इजाज़त दें और कल दोबारा आपकी खिदमत में हम लोग हाजिर होंगे नए मौज़ूआत को लेकर और नए गेस्ट लाइन को लेकर। तो शहरबानों, वैसे आज का एपिसोड आपने भी भरपूर इंजॉय किया होगा, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, मैंने भी भरपूर एंजॉय किया और मकबरा जहांगीर की बात अगर की जाए तो मुझे बड़ा दुख हुआ है अजीम कि मैंने विजिट नहीं किया। और मैंने विजिट नहीं किया और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं विजिट करूँगी मकबरा जहांगीर को। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सामने हैं लेकिन आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि निगलेक्टेड हैं। हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको देख नहीं पाते और हम दूर दूर जाकर चीज़ों को देखते हैं। तो हम ज़रूर जाएँ जी, आप भी देखें, मैं भी जाकर देखूँगी। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।